हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट, मैं दिनेश शर्मा मैथ के इस लेक्चर में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो बच्चों, यदि आपको याद हो तो हम चर्चा कर रहे हैं आपके कॉम्प्लेक्स फंक्शन के टॉपिक लिमिट और कंटिन्यूटी के ऊपर। प्रीवियस लेक्चर में यदि आपको याद हो तो मैंने आपको कुछ क्वेश्चन सॉल्व करवाए थे। तो बच्चों आइए आज उसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं और कुछ नए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आप सभी के एक स्माइल के साथ क्वेश्चन को। ठीक है, तो बच्चों एग्जाम्पल है आपकी बुक का, आराम से समझना, एक एक टॉपिक को क्लियर करना है। जो बेसिक फंडा है बच्चों आपका वो पीछे वाला ही है, यानी जो आपने 12th क्लास में या बीएससी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर इनके अंदर आपने कंटिन्यूटी जो टॉपिक पढ़ा है सारा उसी पे ही डिपेंड है। सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंस हो रहा है, आप कॉम्प्लेक्स फंक्शन के अंदर आ रहे हो, लेकिन इनको लिखने की जो प्रोसेस है और जो इनके सब रूल है वो वही हैं। तो ये स्टार्ट करते हैं। तो इसके दो पार्ट हैं। ये कह रहे हैं कि साइन जेड तथा कोस जेड के शून्य वास्तविक होते हैं जहाँ जेड बिलोंग टू सी। ये कह रहे हैं कि साइन जेड कोमा कोस जेड के शून्य को इंग्लिश में आप कहते हो जीरोज, यानी जो रूट, एक तरीके से आप ये वर्ड यूज कर सकते हो। जीरोज यानी शून्य का मतलब है कि जेड की वो वैल्यू जिनके लिए आपके साइन जेड और कोस जेड क्या हो जाए जीरो। आई बात समझ में? शून्य के कहने का अर्थ क्या हो गया कि ये पूछ रहे हैं कि शून्य का, यदि आपको याद हो, चलो आराम से एक बात सुनिए। यहाँ पे आपने 9th क्लास से ये पढ़ा है कि जो जीरोज होते हैं यानी जो शून्य होते हैं वो क्या होते हैं। तो आपने पढ़ा होगा जैसे कोई भी पॉलिनोमियल है px, उसके अंदर x की वो सारी वैल्यू जिनके लिए ये बोला जा सके कि px इज इक्वल टू 0, x की जो भी वैल्यू होंगी अल्फा मान लेते हैं, तो ये इसके क्या बोले जाएंगे जीरोज। ठीक है, तो बस अब बात समझ आ गई होगी जीरोज का मतलब क्या है। यानी सिर्फ आपको जेड की वो सारी वैल्यू बतानी है जिनके लिए आपका साइन जेड और कोस जेड क्या हो रहा हो बच्चों, जीरो। ठीक है, तो ये स्टार्ट करते हैं और इसको आराम से एक कंसेप्ट को समझते हैं। ठीक है, यदि आपको याद हो स्टूडेंट तो हमने जेड साइन जेड का फॉर्मूला पढ़ा था e की पावर आइटा जेड माइनस e की पावर माइनस आइटा जेड अपॉन 2 आइटा। याद है क्या? याद है या नहीं है? ऐसा फॉर्मूला स्टूडेंट आपको मेरा बताया हुआ है कि e की पावर आइटा जेड माइनस e की पावर माइनस आइटा जेड अपॉन 2 आइटा जो होता है वो आपका साइन जेड के इक्वल होता है, और कोस जेड की वैल्यू होती है e की पावर आइटा जेड प्लस e की पावर माइनस आइटा जेड अपॉन 2। क्लियर है? तो बताइए स्टूडेंट, इतनी बात समझ आ गई होगी? कोई डाउट है? नहीं होना चाहिए ना? आगे बढ़ते हैं फिर। देखिए, तो सबसे पहले यदि मैं साइन जेड को 0 के इक्वल लूँगा, मैं साइन जेड को स्टूडेंट यदि 0 के इक्वल लूँगा तो इस वैल्यू को आप 0 के इक्वल लिखिए, यानी e की पावर आइटा जेड माइनस e की पावर माइनस आइटा जेड अपॉन 2 आइटा इक्वल टू 0। इतनी बात समझ आ गई? 2 आइटा को इस साइड ले आइए तो क्या हो जाएगा, e की पावर आइटा जेड माइनस e पावर माइनस आइटा जेड इक्वल टू 0। इसे इधर ले आइए, e पावर आइटा जेड इक्वल टू e की पावर माइनस आइटा जेड। क्लियर? इतना तो जानते हो क्या आ जाएगा, आइटा जेड इक्वल टू 1 अपॉन e की पावर माइनस आइटा जेड। ये उधर जाएगा तो ये हो जाएगा e की पावर 2 आइटा जेड इक्वल टू 1। इक्वल टू 1 कब होता है? e की पावर आइटा थीटा। ये थोड़ा सा यदि आप समझ जाते हो, यानी कोस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा यदि 1 के इक्वल है, यानी ये 0 होना चाहिए और ये होना चाहिए 1, तभी पॉसिबल है, या और कोई रिवाज पे भी पॉसिबल है? तो आपका जवाब होगा कि ऐसा तो सिर्फ तभी पॉसिबल होगा जब कोस 1 हो और साइन 0। ठीक है, और कोस 1 कहाँ होता है? यदि आपको याद है तो सोचिए, कोस 1 कहाँ होता है? कोस होता है 1, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, इस तरीके से। यानी इसको यदि मैं 2n पाई के फॉर्मेट में लिखूं तो काम चलेगा ही नहीं चलेगा? यदि इसको बच्चों मैं 2n पाई के फॉर्म में लिखूं तो सही है क्या? तो जवाब होना चाहिए कि एकदम सही है। ठीक है,
तो इसको हम लिखेंगे 2n पाई के फॉर्मेट में, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ साइड में कि e की पावर आइटा z इक्वल टू, इसको लिख सकता हूँ e की पावर 2n पाई आयोटा, ठीक है। क्या लिख सकता हूँ? e की पावर 2n पाई आयोटा लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता हूँ? क्योंकि बच्चों आप सब जानते हो कोस है वो 2n पाई पे हमेशा 1 होता है। आप +1 लेना है, -1 नहीं लेना। कोई बच्चा ये कहे सर कोस पाई पे, कोस पाई नेगेटिव होता है, -1 होता है। कोस पाई, कोस 3 पाई, 5 पाई, इन सब पे वो -1 होता है, ठीक है। तो यहाँ से यदि आप तुलना करते हो, कंपेरिजन करते हो, तो आपको दिखेगा 2n पाई। आइटा से आइटा कैंसिल कर दो, z की वैल्यू 2n पाई, जहाँ n बिलोंग फ्रॉम एनी इंटीजर i। इतनी बात समझ आ गई? जहाँ आपका z है वो कोई इंटीजर है, बात समझ आ रही है बच्चों? जो z आपका वो क्या है यहाँ पे? कोई इंटीजर है, ठीक है। तो यदि मैं, आप इंटीजर जानते हो क्या होता है? 0 +- 1। तो यदि मैं इनकी वैल्यू 0 +-1 +-2 पुट करता हूँ, चलो पहले मैं लिख देता हूँ कि n की वैल्यू यदि 0 +-1 +-2 इस तरीके से चलती रही तो z की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0 +-2 पाई +-4 पाई +-6 पाई, कुछ ऐसे चलती रहेगी। तो स्टूडेंट क्वेश्चन सॉल्व हुआ, यानी यहाँ से हमें क्लियर ये पता चल गया कि यदि z की वैल्यू 0 +-2 पाई +-4 पाई +-6 पाई इस तरीके से चलती है तो वो 0 हो जाएगा। हाँ, अब एक बात आती है सोचने वाली कि कुछ स्टूडेंट ये सोच रहे होंगे सर पाई पे भी तो साइन 0 होता है। भाई कुछ स्टूडेंट ये सोच रहे होंगे कि सर पाई पे भी तो साइन 0 होता है, तो आपने डायरेक्टली क्यों नहीं लिया? लेकिन स्टूडेंट साइन 0 होने का मतलब कोस के ऊपर भी इफेक्ट होता है। कोस +1 होना चाहिए, यहाँ पे +1 होना चाहिए। तो साइन पाई 3 पाई पे 0 जरूर होता है, लेकिन वहाँ पे कोस +1 नहीं होता। हमें वो सारी कंडीशन देखनी है। तो हम यही प्रोसेस इसके लिए करते हैं। पहले बताइए स्टूडेंट, इतनी बात दिमाग में बैठ गई होगी? यदि ये क्वेश्चन इतना सब बैठ जाता है दिमाग में तो आगे की प्रोसेस है वो कोई टफ नहीं है, सिंपल सी प्रोसेस है। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, यदि मैं कोस z 0 लेता हूँ तो आप जानते हो e की पावर आइटा z प्लस e की पावर माइनस आइटा z अपॉन 2 इक्वल टू 0। इधर मल्टीप्लाई में आएगा e की पावर आइटा z प्लस e की पावर माइनस आइटा z इक्वल टू 0। ये इधर ले आओ तो नेगेटिव आ जाएगा, ये उधर जाएगा ना तो ये हो जाएगा e की पावर 2 आइटा z पीछे वाला, लेकिन इक्वल टू -1। पीछे वाला रूल मत लगा देना, ठीक है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर +1 था ये रहा, और यहाँ पर कितना है? -1। यानी स्टूडेंट आपको वैल्यू तो देखनी है। देखो सबसे पहले आप कहोगे सर साइन 0 ही क्यों? क्योंकि आप देख सकते हो जो -1 है बच्चों वो एक रियल वैल्यू है, इसमें आइटा कहीं पे आई नहीं रहा है। तो आप सब जानते हो कि कोस थीटा होता है वो होता है जो e की पावर आइटा थीटा होता है वो होता है कोस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा। अब यदि आप देख सकते हो -1 आने का मतलब हो गया कि जो साइन थीटा है वो 0 हो गया। तो साइन थीटा 0 होता है n पाई के ऊपर, लेकिन कोस n पाई के ऊपर +-1 होता है। कोस n पाई के ऊपर क्या होता है? +-1। हमें क्या चाहिए? हमें करना है सिर्फ -1, +1 की तो कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है। तो कोस 1 कहाँ होता है? पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई, इन सब पे, यानी एक तरीके से ओड एंड फॉर्म में। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 आइटा z आइटा 2n + 1 पाई, जहाँ n बिलोंग फ्रॉम इंटीजर, जहाँ n बिलोंग फ्रॉम इंटीजर। तो स्टूडेंट अब आप यदि यहाँ से n की वैल्यू कोई भी इंटीजर लेके चलते हो, n की वैल्यू कोई भी इंटीजर लेके चलते हो तो ये सभी जगह ये आपको ओड नंबर ही देगा, क्योंकि 2n तो इवन होता है, लेकिन +1 करते ही वो क्या हो जाएगा? आपका ओड हो जाएगा, यानी विषम। क्लियर हो गया? तो ये रिजल्ट बन जाएगा 2 आइटा z इक्वल टू आइटा 2n + 1 पाई। आइटा से आइटा रिमूव कर दो तो ये हो जाएगा z इक्वल टू 2n + 1 पाई/2। n की वैल्यू यदि आप इंटीजर से पुट करोगे तो z आएगा, n की वैल्यू पहले 0 पुट करो तो क्या आएगा? पाई/2, ठीक है। n की वैल्यू -1 करोगे तो ये आएगा कुछ ऐसा -+- पाई/2 +- 3 पाई/2 +- 5 पाई/2, ये सब वैल्यू आएगी। क्लियर है?
तो बताइए बच्चों, बात समझ आई या नहीं आई? आराम से एक एक जो बात है वो आपके सामने सोल्व की हुई है, फिर भी आराम से देखिए। यदि आपको लग रहा है कोई कन्फ्यूजन है तो आप कुछ देख सकते हो आराम से। एक एक चीज़ सिंपल सी प्रोसेस है, बस आपका जो बेसिक नॉलेज है वो स्ट्रॉन्ग रखो। आपको स्ट्रॉन्ग, मैं स्टार्टिंग से एक ही चीज़ पे फोकस कर रहा हूँ। जिस दिन से हमने आपका ये कॉम्प्लेक्स एनालिसिस ये जो बुक स्टार्ट की थी, मैंने आपको सबसे पहले बेसिक के ऊपर ही जोर देने को कहा था। मैं अभी भी यही बात कर रहा हूँ कि दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि जिस स्टूडेंट का बेसिक नॉलेज स्ट्रॉन्ग रहेगा वो कोई भी क्वेश्चन हो उसको आसानी से कर सकता है। क्योंकि आपको, जैसे सिंपल सी बात है बच्चों, कोई क्वेश्चन है उसको सॉल्व करना कब आप सॉल्व कब करोगे? जब आपको ये पता हो कि उसको करना कैसे है, तभी सॉल्व कर सकते हो। अब कोई क्वेश्चन है, जैसे आपको कुछ सॉल्व करना आ गया, कोई क्वेश्चन, उसका आपको फॉर्मूला ही पता नहीं है भी इसमें करना क्या है, तो आप उसको सॉल्व नहीं कर पाओगे। और वो तब हो सकता है भी जब आप बेसिक स्ट्रॉन्ग हो, तो आपको इतना तो पता रहेगा, हाँ भी इस प्रोसेस के थ्रू मैं यहाँ तक पहुँच सकता हूँ। हो सकता है कई बार प्रोसेस लंबी हो जाए लेकिन आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और कंपटीशन लेवल पे जो आप आगे भी जो डिग्री वाले हैं, वो जो भी हों, आप आगे जो कंपटीशन एग्जाम देना चाहते हो उनमें इसी से रिलेटेड बेसिक नॉलेज के ही क्वेश्चन आते हैं। डायरेक्टली क्वेश्चन थोड़ी ना उठा के देगा भाई। आपको कोई एग्जामिनर अगर आप ये सोच रहे हो कि कोई क्वेश्चन आपको डायरेक्ट उठा के देगा कि हाँ इसको ऐसे करो, तो बच्चों फिर वो कंपटीशन एग्जाम क्या हुआ? कंपटीशन एग्जाम घुमा के क्वेश्चन आते हैं। नहीं, क्वेश्चन सिंपल होगा, देखने में एकदम सिंपल लगेगा, लेकिन उसका आंसर मिलते जुलते लगेंगे जहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाते हो। और वहाँ पे यदि आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग है तो आप कोई भी क्वेश्चन को ईजिली समझ सकते हो। ठीक है, तो आज हम इसी चीज़ के ऊपर चर्चा करेंगे, इसी टाइप के क्वेश्चन करेंगे जहाँ ये देखना है कि भी आपका बेसिक कितना स्ट्रॉन्ग है। कि बच्चों कई बार नॉलेज भी होना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि यदि आपको नॉलेज स्ट्रॉन्ग है तो क्वेश्चन चाहे चेंज हो किया जाए आप लाइफ में कभी नहीं अटकोगे। देखिए इसका एक पार्ट और है, वो करके फिर आगे क्वेश्चंस पे आएंगे हम। जिसका बी पार्ट था इसी एग्जाम्पल का, ये कह रहा है कि प्रूव करना है साइन Z1 प्लस Z2 इक्वल टू साइन Z1 कोस Z2 प्लस कोस Z1 साइन Z2। अब आप कहोगे सर ये तो हम फॉर्मूला जानते हैं। फॉर्मूला जरूर जानते हो, लेकिन आपने वो तो एंगल के लिए पढ़ा है और एंगल एक रियल वैल्यू होती है। यहाँ पे तो कॉम्प्लेक्स नंबर के केस में आप आ रहे हो, तो सीधा नहीं लगाना है। आई बात समझ में? कोई स्टूडेंट ये सोच रहा हो कि मैं तो ये फॉर्मूला जानता हूँ, मैं तो सीधा साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी का फॉर्मूला लगा दूँ। तो ये लगभग ये सोचते हैं भाई, जब आपके स्टेज पे मैं था शायद मैं भी यही सोचता था। लेकिन हमें अलग सोचना है, औरों की तरह नहीं सोचना, हमें अलग सोचना है। कि आप ये सोचिए भी जो एंगल के लिए हमने ये फॉर्मूला प्रूव किया था, और एंगल एक रियल नंबर होता है। आपको रियल नंबर कैसे है, तो एंगल को आप रेडियन में चेंज कर लो, वो एक रियल नंबर ही तो होगा, चाहे कुछ भी हो। लेकिन अब आप जो पढ़ रहे हो वो कॉम्प्लेक्स नंबर के केस में पढ़ रहे हो, और कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए वो सारी बात लागू होती है क्या? कि कॉम्प्लेक्स नंबर कुछ अलग वैल्यू देता है अपने को। ठीक है, रियल नंबर का तो बाहर तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अलग ही चीज़ होती है। जैसे रियल नंबर का मोड है, अगर एक्स रियल नंबर है तो उसका मोड क्या रिप्रेजेंट करेगा? कुछ नहीं रिप्रेजेंट करेगा। जैसे कोई रियल नंबर है एक्स, उसका मोड इक्वल टू 1 है तो एक्स इक्वल टू 1 से पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है। परंतु यदि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है जेड, उसका मोड यदि 1 हो तो वो एक सर्कल को रिप्रेजेंट करेगा जिसका ओरिजिन सेंटर, सेंटर ओरिजिन होगा और जिसकी रेडियस 1 होगी। तो आप देख सकते हो कितना चेंज हो जाता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमें जो फॉर्मूले पता है उनके ऊपर चलते हैं। साइन Z1 अपॉन Z2 मैं क्या लिख सकता हूँ? आइटा Z1 प्लस Z2, ऐसा लिख सकता हूँ नहीं, e की पावर माइनस आइटा Z1 प्लस Z2 अपॉन 2 आइटा। हाँ या ना में जवाब दीजिए बच्चों, क्या ऐसा मैं लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता हूँ? तो अब आपका जवाब होना चाहिए कि ऐसा लिखा जा सकता है। फिर जो पावर का रूल है उसके अकॉर्डिंग भी जानते हो आप, e की पावर आइटा Z1 डॉट e की पावर आइटा Z2 माइनस e की पावर माइनस आइटा Z1 डॉट e की पावर माइनस आइटा Z2 डिवाइड बाई 2 आइटा। इतनी बात दिमाग में आ गई? कोई डाउट है? नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं फिर। e की पावर आइटा थीटा के हिसाब से देखो, इसको मैं लिख सकता हूँ कोस Z1 प्लस आइटा साइन Z1। इसको क्या लिख सकता हूँ? कोस Z2 प्लस आइटा साइन Z2 माइनस
इसको लिखा जा सकता है cos z1 माइनस आयोटा sin z1। इसको लिखा जा सकता है cos z2 माइनस आयोटा sin z2 अपॉन में 2 आयोटा। ठीक है, तो इतनी बात तो आप सब जानते हो। अब आप सब ये भी जानते हो कि उनको गुणा करना है, मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई कीजिए, सोल्व कीजिए, देखते हैं कहाँ तक जा सकते हैं हम। तो ये क्या हो जाएगा, cos z1 cos z2, पहले ये होगा माइनस आइटा स्क्वायर होगा ना बच्चों, सॉरी प्लस आइटा स्क्वायर होगा माइनस sin z1 sin z2। मैंने क्या किया, आइटा वालों को अलग लिखा, बिना आइटा वालों को अलग लिखा। ठीक है, इसका गुणा करूँ तो आइटा आएगा, तो आइटा करूँगा ये हो जाएगा sin z1 cos z2 प्लस उसका इसमें करूँगा तो cos z1 sin z2। ठीक है, माइनस आगे चल रहे हैं, cos z1 cos z2 माइनस माइनस प्लस आइटा स्क्वायर यानी माइनस sin z1 sin z2। ठीक है बच्चों, और माइनस का माइनस आइटा आएगा, माइनस माइनस प्लस का आइटा। ठीक है, ये बन जाएगा sin z1 cos z2 प्लस cos z1 sin z2। माइनस माइनस प्लस होगा ना, क्योंकि माइनस तो हमने कॉमन ले लिया। ओके, ये वैल्यू यहाँ पे बच्चों कैंसिल हो जाएगी। सॉरी, यहाँ पे डिवाइड में सभी के 2 आइटा अपॉन में चल रहे हैं। तो अब यदि आप इन दोनों को ऐड करो तो ये क्या हो जाएगा, 2 आइटा sin z1 cos z2 प्लस cos z1 sin z2। ठीक है, अपॉन 2 आइटा, ये कैंसिल हो गया। जो आपको सिद्ध करना है देख लीजिए। कोई डाउट आ रहे हैं? तो यदि कोई डाउट है तो देख सकते हो, नहीं है तो फिर आगे बढ़ते हैं। कोई डाउट है क्या? नहीं है तो आगे बढ़ें, फिर देखिए आगे क्वेश्चंस को करते हैं सोल्व। अच्छा, यदि एक प्रॉपर्टीज पूछनी थी आपसे कॉम्प्लेक्स नंबर की ही, सिर्फ एक चीज़ बताइए, यदि दो कॉम्प्लेक्स नंबर है कि z1 प्लस z2 का जो अलग अलग मोड है वो इससे क्या होगा, लेस इक्वल होगा, बराबर होगा या ग्रेटर होगा? और हमसे सोचने वाली बात है कि ये जो है वो इससे ग्रेटर होगा या लेस इक्वल होगा? आराम से सोचिए। इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन बन सकता है? हाँ, यदि इनके बीच में माइनस होता तो ये हमेशा लेस होता। आराम से बच्चों सोच के जवाब देना। आराम से सोच के जो भी रिजल्ट है वो कमेंट करके बताना, मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको दिखाऊंगा। ठीक है, तो बच्चों अब एक क्वेश्चन है जो आपकी बुक का ही है, उसे हम सोल्व करेंगे। ठीक है, और वो क्वेश्चन है आपका 7 बुक का ही। क्वेश्चन नंबर 7 है, ये कह रहा है कि यदि लिमिट z टेंड टू z नोट, क्वेश्चन नंबर 7 है बुक का, कि लिमिट z टेंड टू z नोट, ठीक है, एफ जेड इक्वल टू एफ जेड नोट यानी एग्जिस्ट करता है, तो हमें ये बताना है कि सिद्ध कीजिए कि वह अद्वितीय है यानी यूनिक है। बस समझ आई? आपको क्या सिद्ध करना है कि यदि इसकी सीमा विद्यमान है यानी इसकी जो लिमिट है वो एग्जिस्ट करती है, तो आपको ये बताना है कि वो अद्वितीय होगी यानी यूनिक होगी।
शायद बच्चों यदि याद हो तो ऐसा थोड़ा सा एक बार माइंड पे जोर डालिए, क्या ऐसा इससे रिलेटेड या इस टाइप का कोई थ्योरम या क्वेश्चन आपका कहीं पढ़ा हुआ है? आराम से सोचिए कि क्या इससे रिलेटेड या ऐसा कोई क्वेश्चन आपका पढ़ा हुआ है, क्या पढ़ा हुआ है? बीएससी सेकेंड ईयर में आपने पढ़ा है, 2 बार पढ़ा है, 1 बार ही नहीं। चलो उसको करते हैं रिवाइज, क्या देखते हैं याद आता है क्या। फिर मैंने मान लिया, माना लिमिट z टेंड टू z0 fx इक्वल टू L1 एंड लिमिट z टेंड टू z0 fz इक्वल टू L2। मैंने इसकी 2 लिमिट मान ली अलग अलग, ठीक है। ये मैंने इसकी 2 लिमिट मान ली, दोनों की दोनों अलग अलग मान ली, ठीक है। अब मुझे ये सिद्ध करना है कि ये दोनों इक्वल हैं। भाई यूनिक होने का मतलब 2 लिमिट नहीं हो सकती, एक ही होनी चाहिए। अब ये एक कब होगी? मैं जब दोनों को इक्वल प्रूव कर दूं। दोनों को इक्वल प्रूव करने का मतलब कि यदि मैं ये सिद्ध कर दूं कि L1 माइनस L2 इज लेस देन एप्सिलॉन, बात समझ आ गई कि मुझे सिद्ध क्या करना है। भी अप्रोक्सीमेट इक्वल प्रूव करने के लिए मुझे ये सिद्ध करना होगा। यदि मैं ये सिद्ध कर देता हूँ कि L1 माइनस L2 का मोड लेस देन एप्सिलॉन है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि L1 इज अप्रोक्सीमेट इक्वल टू L2, और ऐसा होते ही दोनों लिमिट एक हो जाएंगी और वो अद्वितीय यानी यूनिक हो जाएगी, ठीक है। तो बस वही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। यदि L1 इसकी लिमिट है तो मैं fz माइनस L1 लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 लिख सकता हूँ या नहीं? सॉरी ये L मान लिया, ठीक है। और fz माइनस L2 को भी लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 लिख सकता हूँ, इतना तो आप जानते ही हो। तो मुझे चाहिए L1 माइनस L2, तो मैंने क्या किया, इसमें fz को मैंने माइनस कर दिया और fz को ऐड कर दिया, ठीक है। मैंने स्टूडेंट क्या किया, इसमें fz को माइनस कर दिया और fz को ऐड कर दिया। अब मैं माइनस कॉमन लेकर इसको लिख सकता हूँ fz माइनस L1 प्लस fz माइनस L2। अलग अलग जब मैं मोड में करूँगा तो आप सब जानते हो यहाँ पे लेस इक्वल साइन आ जाएगा, तो हो जाएगा fz माइनस L1 प्लस fz माइनस L2, ठीक है। क्या हो जाएगा, fz माइनस L1 fz माइनस L2, ठीक है। कोई डाउट है बच्चों यहाँ तक? अब आप देख सकते हो ये लेस देन एप्सिलॉन बाई 2, ये लेस देन एप्सिलॉन बाई 2, तो दोनों की जगह जब मैं एप्सिलॉन बाई 2 रखूँगा तो ये लेस देन है, तो यानी इक्वल का साइन हट जाएगा, सिर्फ क्या रहेगा, लेस का साइन रहेगा। तो यानी यहाँ पर मेरे पास रिजल्ट आ जाएगा स्टूडेंट L1 माइनस L2 इज लेस देन एप्सिलॉन। और ये क्या प्रदर्शित करेगा, ये प्रदर्शित करेगा कि L1 इज अप्रोक्सीमेट इक्वल टू L2, L1 इज अप्रोक्सीमेट इक्वल टू L2। और यदि ऐसा हो जाता है तो आप इजीली ये बोल सकते हो कि सीमा यानी जो लिमिट है वो अद्वितीय है। देख लीजिए बच्चों, बताइए। तो बच्चों देखो, इसमें बुक में आपको कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 8 है तो वो हमारा प्रूव किया हुआ है, ठीक है। हाँ, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो नहीं प्रूव सिद्ध किए तो उनको भी करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में पहले, लेकिन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अलग तरीके के जिनमें आपको कोई डाउट आ सकता था पहले मैं वो करवा रहा हूँ। 8 हमारा प्रूव किया हुआ है, 10 भी एग्जाम्पल के थ्रू ऐसा प्रूव किया हुआ है। पहले 11 और 9 ये 2 और बता रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद सिर्फ कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन रहेंगे, ओके। क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 9 और बता रहा हूँ, जैसे देखिए। पहले बताओ ये समझ आया या नहीं आया? आई एम सॉरी फॉर दिस कि मैंने एक बार डायरेक्टली आगे बढ़ गया। आपसे पहले पूछना चाहिए था भाई ये इसमें तो कोई डाउट नहीं है, मैं जो मैंने मतलब पहले यही चेक करना भाई इसमें तो डाउट नहीं होना चाहिए ना आपको, क्लियर है। तो एक बार देख लीजिए, मैं जाता हूँ, कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहता है तो वो भी ले सकता है। ले लियो स्क्रीनशॉट। भाई ये सिंपल सी प्रोसेस है भाई। लिमिट आपको क्या सिद्ध करना है, अद्वितीय यानी यूनिक है। तो मैंने क्या मान लिया, इसकी 2 लिमिट मान ली अलग अलग, ठीक है। दोनों के लिए रूल यही होगा,
L1 माइनस L2 को लिया, FZ को माइनस किया प्लस किया, इनके जैसा बना लिया, अलग अलग मोड में लिया, मोड के अंदर माइनस कोई इफेक्ट रहता ही नहीं है, प्लस लेस इक्वल है, दोनों के जगह ε/2 और ये हो गया। क्लियर है? पहले क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं और फिर आएंगे क्वेश्चन नंबर 11 पे। अच्छा, यदि मैंने कोई क्वेश्चन छोड़ा है तो वो उसमें कोई ऐसा क्वेश्चन है कि जो आप मेरे हिसाब से कर सकते हो, ठीक है। हाँ, यदि फिर भी कोई डाउट है तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, एकदम फ्रेश माइंड रही है, वो मैं सॉल्व करवा दूँगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 था कि मैं सीधा बताना है कि जो सिद्ध कीजिए कि FZ इक्वल टू फंक्शन है 3Z की पावर 4 माइनस 2Z क्यूब, 3Z की पावर 4 माइनस 2Z क्यूब प्लस 8Z स्क्वेयर माइनस 2Z, 8Z स्क्वेयर माइनस 2Z प्लस 5 अपॉन Z माइनस आइटा, Z इक्वल टू आइटा पर असंतत। किस प्रकार का असंतत, ठीक है। तो आप खुद देखिए भाई, लिमिट भाई हमने ये पढ़ा है कि लिमिट FZ नोट इज इक्वल टू FZ नोट हो तब वो क्या होता है, संतत होता है। लिमिट FZ नोट का मतलब हो गया लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट दोनों, और ये होगी उसकी पॉइंट वैल्यू। लेकिन यहाँ पर यदि आप FZ नोट देखोगे तो वो क्या परिभाषित होगा, क्योंकि Z की आइटा रखते ही नीचे क्या बन जाएगा, 0, यानी FZ नोट है वो डज नोट एग्जिस्ट, यानी इसका मतलब ये हो जाएगा कि लिमिट FZ जो नोट है वो नोट इक्वल टू FZ नोट। और यदि लिमिट फंक्शनल वैल्यू के इक्वल ना हो तो आप क्या कहते हो, इस तरीके की डिसकंटिन्यूटी को क्या बोलते हो, रिमूवल डिसकंटिन्यूटी। हिंदी में इसे क्या कहते हो, रिमूवल को शायद बच्चों ये कहते हैं आपने या अपने ऐसा अत्यंतता, आप देख लेना वैसे बुक में, अपनी ऐसा अत्यंतता कहते हैं शायद। बात समझ आ गई होगी, कोई डाउट है? क्योंकि अब आपको डायरेक्टली कैसे पता चला, तो बच्चों आप सब जानते हो कि कोई भी फंक्शन है वो डिसकंटिन्यूअस कब होगा, कब होगा, जब उसकी तीनों में से कोई भी वैल्यू इक्वल ना आए। क्लियर हो गया? तो बच्चों आज के लेक्चर को इतना ही रखते हैं। जो नेक्स्ट लेक्चर रहेगा, जो इसके बुक के कुछ बचे हुए क्वेश्चन हैं वो करके हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। नेक्स्ट लेक्चर में आपका लिमिट और कंटिन्यूटी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद का जो लेक्चर रहेगा उसमें डिफरेंशिएशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पे हम चर्चा करेंगे और एक एक बात को बारीकी से पढ़ेंगे, क्योंकि उसके अंदर एनालिटिक फंक्शन, हार्मोनिक फंक्शन, कुछ बहुत अच्छी बातें हैं जो आपके लिए नई है और इंटरेस्टिंग है। अब मुझे पढ़ाने में मज़ा आएगा और आपको पढ़ने में भी मज़ा आएगा उन चीज़ों का। ठीक है बच्चों, तो तब तक के लिए टेक केयर, धन्यवाद।